हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। देखिए, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी डीमोनेटाइजेशन पे डिस्कस कर चुके हैं और इस बार डीमोनेटाइजेशन पे एक क्वेश्चन मेंस में फुल फ्लेजेड आना बहुत बहुत प्रॉबेबल है। और लीगल टेंडर क्या होता है, क्या नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो डीमोनेटाइजेशन पे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स 2016 के, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और जब सरकार ने कहा कि ये महज एक एकेडमिक एक्सरसाइज बन के रह गया है, सम आर्टिकल्स, सम एडिटोरियल्स हियर एंड देयर इन द न्यूज़पेपर्स, सम बुक्स बीइंग रिटन एंड नथिंग एल्स, सब कुछ रह भी नहीं गया। 2016 को गए बहुत समय हो गया, अब लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, लोग भूल चुके हैं कि 500 और 1000 के नोट्स कुछ होते भी थे। सो नथिंग ऑन ग्राउंड, कोई इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं रह गया, अब एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर गुड एंड ऑल दैट। लेकिन जो जस्टिस नसीर है उन्होंने कहा था कि नहीं, देखिए अभी ठीक है, हो सकता है मे बी कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया हो, मे बी एकेडमिक एक्सरसाइज भी हो, लेकिन आने वाले टाइम पे इस तरह का एब्रप्ट डिसीजन सरकार द्वारा लिया जाए कि आप रातों रात सब कुछ वाइप आउट कर दें, अचानक से आप डीमोनेटाइजेशन कर दें। और जैसा कि पी चिदम्बरम जी, जो बेसिकली पिटिशनर हैं एक इनमें से, उन्होंने कहा था कि अगर उससे पहले, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे या फिर जब हम आज़ाद हुए, ऑफ कोर्स जब हम आज़ाद हुए तो हम खुद के नोट्स लेके आने थे, खुद की करेंसी लेके आनी थी, तो तब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विच वाज ऑफ कोर्स ऑब्वियस। लेकिन इन दोनों समय में, जब एक इंदिरा गांधी के टाइम पे और एक जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस समय पे जब डीमोनेटाइजेशन आया था, एक प्रॉपर एक स्टैट्यूट के माध्यम से आया था, ना ही कि एक नोटिफिकेशन जो सरकार ने 2016 में जारी कर दी, गैजेट नोटिफिकेशन, इसके माध्यम से नहीं, प्रॉपर एक लॉ बनाया गया था। द लॉ वाज बीइंग डिस्कस्ड, ऑफ कोर्स द बिल वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एंड देन ऑफ कोर्स इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ लॉ। तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं, आपको पता है, डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। यू वुड ऑलवेज बी रीडिंग समथिंग। अभी बहुत रिसेंटली देखिए, जो जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, आप उसको देखिए। जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो कैश है, बेसिकली कैश विद द पब्लिक, वो 17 लाख करोड़ से बेसिकली 30 लाख करोड़ के को भी ब्रीच कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है, क्योंकि सरकार का वन ऑफ द स्टेटेड एम्स क्या था कि हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ जितना कैश कम हो सके इन हैंड उसको करेंगे, डिजिटलाइजेशन। फिर हमने एक और फाइंडिंग देखी थी कि ना ही सिर्फ कैश इन हैंड पड़ रहा है, बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों बड़े हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये बहुत सारी चीजें हम इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक एफिडेविट सरकार को भी सबमिट करना था, क्योंकि जब जस्टिस ने ये पूछा, देखिए आप बताइए कि आपने क्या एक भी एम कोई अचीव किया है अपना, पहले आप हमें ये बता दो। आप अपना एफिडेविट सबमिट करो कि आपने कहा था फेक करेंसी, आपने कहा था टेरर फंडिंग, तो आप बताइए कि क्या क्या हुआ था। कोई बात नहीं, लेट पिटिशनर से व्हाट दे से, हम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की बात भी सुनना चाहते हैं। तो हम देखते हैं हम सरकार ने कैसे जस्टिफिकेशन दिए। देखिए, एक एलिगेशन ये भी है सरकार के ऊपर कि आरबीआई तक को नहीं पता था, रातों रात ऐसा डिसीजन लिया गया, और उनको, आरबीआई को भी तभी पता चला जब उनको ऑर्डर दिया गया कि अच्छा हम इनका लीगल टेंडर हटाने। अब लीगल टेंडर क्या होता है, ये चीज तो बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। लीगल टेंडर का देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी बहुत प्रीवियस वीडियोस में। जब आप एक नोट देखते हैं, आप एक 2000 का नोट उठाइए, 2000 के नोट पे आप देखिए एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें लिखा है कि आई आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट, प्रॉमिस टू पे यू 2000 रुपीज। ठीक है, तो देखिए उस नोट का कोई वैल्यू नहीं है, इट इज अ पेपर, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, है ना। तो वैल्यू किस चीज की है, बेसिकली उस आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट की, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर कर रहे हैं, यानी कि आरबीआई कर रहे हैं। और वो इसीलिए लीगल टेंडर बन जाती है कि अगर वो नोट आप किसी को भी देंगे तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। उसको कोई भी दुकानदार, आपने कोई चीज खरीदी, उसके बदले में आपने वो नोट दिया, तो कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता कि हम नहीं लेंगे, कि ये तो दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर, द पर्सन वुड हैव टू एक्सेप्ट दैट मनी। ओके, तो उसको क्योंकि स्टैट्यूट की बैकिंग है, आरबीआई एक्ट 1934 की बैकिंग है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीगल टेंडर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने और भी देखी थी इंडियन एक्सप्रेस के। मैं कुछ कुछ चीजें जो आपके लिए बेसिक जरूरी है, मैं फिर से बता रही हूँ। आपको किस तरह से कवर करना है, कितने होलिस्टिक मैनर में इसको कवर करना है, वो आपको पता है। ठीक है,
तो और भी बहुत सारी चीज़ें, पर लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस थिंग। अगर जब इकोनॉमी सेक्शन में आई बिलीव कुछ आएगा विजन आईएएस की बुकलेट में, तो हम बहुत डिटेल में इस सेक्शन को कवर करेंगे, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेंटर ने वेंसडे को कहा है सुप्रीम कोर्ट को, देखिए हमने कंसल्टेशंस आरबीआई से फरवरी 2016 में ही शुरू कर दी थी, जो बेसिकली 8 महीने पहले जब हमने नोटिफाई किया डिमोनेटाइजेशन को, नवंबर 8 2016, जो डेट कोई भी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो उससे 8 महीने करीब पहले ही हमने ये शुरू कर दिया था, तो इट वाज नॉट एब्रप्ट, कोई ऐसे रातों रात वाला डिसीजन नहीं था। और इन्होंने बोला कि देखिए एक क्या है एलिगेशन, पिटिशनर ने ये कहा था, ये बिल्कुल कोई वेल कंसल्टेड वो नहीं था, वेल कंसिडर्ड डिसीजन नहीं था, तो ये तो खुद से सरकार ने ले लिया, इनकी विम्स एंड फैंसीज चली। तो सरकार को बेसिकली ये जस्टिफाई करना था, नो इट वाज अ वेल कंसिडर्ड डिसीजन, ठीक है, कंसल्टेशन हुई थी, डिसीजन मेकिंग, बस जो कंसल्टेशन हो रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, इन्होंने कहा, लेकिन कंसल्टेशन हुई थी। लेकिन अब देखिए सरकार ने पूरी जो बॉल है वो आरबीआई के कोर्ट में डाल दी। आई विल लेट यू नो हाउ, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया कि हमने डीमोनेटाइजेशन की ही उनकी रिकमेंडेशन पे थी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या। So, okay, defending its action, the center said that the decision was based on RBI's recommendation for the withdrawal, क्योंकि RBI ने recommend किया था कि withdraw कर दीजिए ₹500 और ₹1000 नोट्स के लीगल टेंडर को। साथ ही में एक और आरबीआई ने रिकमेंडेशन दी थी, एक प्रपोजल दिया था कि एक ड्राफ्ट स्कीम लाई जाए इस पर्टिकुलर विड्रॉल की इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही सरकार ने बोला है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई मेड अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग series of ₹500 and ₹1000 banknotes. The RBI also proposed a draft scheme for the implementation of the recommendation. और recommendation basically ये वाली कि आप withdraw कर लीजिए, और ये draft scheme का proposal ही कंसिडर किया गया था ड्यूली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया। ये सरकार की जस्टिफिकेशन है उनके एफिडेविट में। Okay, so in this case changes were made to the design and specifications of the new, और उन्होंने देखिए बोला कि बहुत सारे जब नए बैंक नोट्स लाए गए, है ना, 20 रुपए का नोट भी नया आया, हर तरह का नोट नया आया, वाइब्रेंट कलर्स आए अलग से, बहुत ज़्यादा छोटे साइज आए ताकि बेसिकली आपके वॉलेट में प्रॉपरली आ जाए, बहुत सारी नई सीरीज आई बैंक नोट्स की, राइट। तो वो भी इन्होंने बोला कि हम, ताकि हमें पता था कि इतना कैश अगर विड्रॉ हो रहा है तो उतना सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, इट हैज टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड दैट दैट आवर कंट्री इज सो मच कैश डिपेंडेंट एंड ऑल ऑफ दैट। ये सारी चीजें सरकार ने बोली है, इसीलिए हमने पैसे की कमी नहीं होने दी, हमने नए नोट छापे, उसको रिलीज किया एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक एलिगेशन फिर ये भी है इन पे कि आपने कहा था कि टेरर फंडिंग बड़े बड़े नोटों में होती है, 1000 के नोट, तो इसीलिए क्योंकि कम पैसे देके आप बेसिकली कम नोट खुद के पास रख के बहुत ज्यादा खरीद सकते हैं इस तरह के इक्विपमेंट्स, है ना। तो फिर आप 2000 का नोट ले आए, तो 2000 तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से आया नहीं है उनके एफिडेविट में, ठीक है। The preparation therefore included the finalization of the new designs, development of security inks and printing plates for the new designs. तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपके लिए जो जरूरी है। और साथ ही में सरकार ने एक बहुत बड़ी, अब देखिए जो यहाँ पे है ना वो हिंदू में हेडिंग बनी है, ये स्टेटमेंट जो बेसिकली कंटेंट की बॉडी में है वो हिंदू के आप हेडलाइन में देखेंगे। सेंटर ने ये कहा कि देखिए ये महज एक स्टैंड अलोन या एक अकेला कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, ये कोई मेजर नहीं था हमारे द्वारा लिया गया, ये एक बहुत सारा सीरीज ऑफ स्टेप्स थे जो हमने लिए, ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेप्स, उसका एक पार्ट था, इट वाज जस्ट वन स्टेप ऑफ इट, ओनली अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए टू फाइट द मीनेस ऑफ फेक करेंसी नोट्स, स्टोरेज ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ, फाइनेंसिंग ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटी, यानी कि टेरर फंडिंग की बात हो रही है, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए भी थे सरकार ने। वैसे अगर आप 2015-16 की एलिफेंट बॉन्ड स्कीम उठा के देखेंगे या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देखेंगे, ये वो वाली गरीब अन्न योजना वाली गरीब कल्याण नहीं है, वो जो ब्लैक मनी लेके फिर उससे वेलफेयर के लिए यूज करना, सोशल वेलफेयर के लिए, वो वाली स्कीम है। तो आप पढ़ते हैं ये सब कुछ स्टैटिक में। तो उन्होंने कहा हमने और भी तो स्टेप्स लिए थे, तो हमारे इंटेंशन को डाउट ना करिए, हमारी इंटेंशन वही थी जो हमने किया, ठीक है। और अगर हम आरबीआई, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, हाँ वापस आ रहा है कैश, फेक करेंसी भी है, सब कुछ, आई बिलीव इन दैट। ऑफ कोर्स जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही हैं, बहुत सारी। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा आप कह सकते हैं सरकार का, थोड़ा सा आप कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं
वो वीकेंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के बाद ही आप बच सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी सरकार बच सकती है कह के कि पैंडेमिक ने तो सबको ही वीकन किया है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन हमारा स्लो डाउन पैंडेमिक से बहुत पहले शुरू हो गया था। अगर आप 2019 की न्यूज़पेपर्स उठा के देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, हर दिन कोई ना कोई पूरा भरा होता था न्यूज़पेपर स्लो डाउन से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है, और उसका बेसिक रीजन हर कोई यही बताता था, हर इकोनॉमिस्ट यही, कि जो डीमोनेटाइजेशन हुई है। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, वो भी काफ़ी बार लिखते हैं, आज भी और पहले भी लिख चुके हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में, बहुत बहुत तरह की बातें हैं। तो जितना ऐसी बहुत सारी एलिगेशंस ये भी हैं कि जितना अच्छी तरह से फॉरेन पॉलिसी संभाली गई है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में कहीं कहीं फॉलोअप्स हुए हैं। तो देखिए, ये कोई क्रिटिसिज्म, देखिए क्रिटिसिज्म तो इज गुड ओनली ना, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स गुड फॉर द नेशन, गुड फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। तो अगर क्रिटिसिज्म है भी तो उसको पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल उस समय जब सरकार लेके आई थी ना डिमोनेटाइजेशन, तो कुछ तो जो उनके स्टेटेड एम्स थे वो फुलफिल हुए थे, पर ऑफ कोर्स वो आज पता नहीं कहाँ चले गए सारे। तो अगर हम देखें, यहाँ पे उन्होंने आरबीआई का ही डेटा कोट किया है कि इन द सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट्स ₹500, ओके। अब देखिए, पता है क्या हो रहा था, जस्ट कुछ समय पहले, यानी कि आप डिमोनेटाइजेशन से 5 साल पहले देखेंगे ना, जो 500 और 1000 के नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, इतना तो प्रिंट ही नहीं किए, इतने पैसे, इतने नोट्स प्रिंट नहीं किए आरबीआई ने, तो कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होते दिख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि फेक करेंसी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अदरवाइज अगर आप इस तरह को नहीं समझेंगे, इस डेटा को इंटरप्रेट करना नहीं सीखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, दिस शोड अ स्टीप राइज to the two highest denominations, that is 76.4% for ₹500 and 109% for ₹1000, ठीक है। 2010 के कंपैरिजन में इतना ज्यादा उस समय पे हो गया था, ओके। साइमल्टेनियसली, इसीलिए गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों कंसर्न थे, और आरबीआई का भी बहुत बड़ा कंसर्न था। तो जब बेसिकली ये विड्रॉल हुआ, of course cash फिर कम आ गया, the number of fake currency notes and their value came down significantly, both in terms of detection in the banks and seizures by the security agencies, क्योंकि जब fake currency notes ही कम हो गए तो डिटेक्ट कहाँ से होंगे, और of course जब्त कहाँ से होंगे जब हो ही कम गए। तो और डिजिटल, आप पेटीएम का 300% का प्रॉफिट उठा के देखिए, उस साल की आप प्रॉफिट देखिए, कैसे एक साल के अंदर अंदर उन्होंने 300% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई बहुत ज़्यादा। Information about deposits made in the bank accounts enable the income tax authorities to detect a significant amount of, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गई, तो जो भी पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शंस का सारा अकाउंट है आपके पास, तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ वाज, अब देखिए इन्होंने कहा है, ऑफ कोर्स जब आपने इतना, ये तो सरकार को भी पता है कि अगर हमने अचानक से इतना सारा विड्रॉ कर लिया लीगल टेंडर को, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पे। तो इन्होंने कहा बहुत ट्रांजिएंट था, टेम्परेरी था, ऐसा कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ गया। इन्होंने कहा, इसको डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई किया है कि 8.2% ग्रोथ रेट, अगर हम तब देखें, रियल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं 2016-17 में, तो 2017-18 जब बेसिकली फॉल आउट कंपेयर कीजिए, सिर्फ 6.8, मतलब ज़्यादा कमी नहीं आई, इनका कहना है, रियल ग्रोथ रेट में, ठीक है। और इन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात करें, 10 साल की ग्रोथ की, तो 6.6% ही थी, तो प्री पैंडेमिक ईयर्स की, तो इट वाज गुड ओनली, राइट। इन्होंने ऐसा कहा है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आई वुड रियली रियली एंड वेरी सिंसियरली सजेस्ट यू कि आप डिमोनेटाइजेशन पे अच्छा खासा कॉन्क्रीट मटेरियल प्रिपेयर कीजिए, ना ही बिट्स एंड पीसेज में, ठीक है। फ्रॉम UAVs to refuelers, how Israel is helping India, keep an eye on LAC. There are not many editorials today, तो हम आर्टिकल्स ही डिस्कस करेंगे, not even a single editorial which I found बहुत important to discuss, ठीक है। From UAVs to refuelers, how Israel is helping India, keep an eye on LAC, ठीक है। तो देखिए क्या है इसराइल के बारे में एक और चीज, आई डू नॉट नो, आपने कल की वीडियो देखी है कि नहीं, आई डू नॉट नो, वाई वॉजंट कल की वीडियो पुश्ड
जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कल की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं इजराइल से रिलेटेड, कैसे सीरिया का क्या सीन है, आप सीरिया के बारे में हर दिन, और आप स्किप कर देते होंगे सीरिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स है। वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतनी सारी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं वहाँ पे। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने कल क्या डिस्कस किया, जस्ट इन ब्रीफ, नॉट एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब कुछ समझें तो आप कल की वीडियो जाकर जरूर देखें, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। तो बेसिकली देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि इजराइल, व्हाई इज इजराइल साइलेंट, मतलब वो क्यों चुप है। इजराइल इज द वेस्टर्न अलाय, यूएसए का सबसे अच्छा दोस्त है। यूएसए इनफैक्ट पहला देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, और उन्हीं की वजह से बेसिकली बना है, वेस्ट की वजह से ही इजराइल बना है, वरना ये ज्यूइश कंट्री कैसे बन सकती थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन इजराइल आज रशिया को कंडेम क्यों नहीं कर रहा? इजराइल ने एब्सटेन भी किया है, इंडिया के साथ साथ इजराइल भी एब्सटेन करता है हर एक यूएनएससी के रेजोल्यूशन पे, या फिर हर एक यूएनजीए के रेजोल्यूशन पे। ओके, तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली क्या है, इजराइल का ये कहना है कि रशिया बेसिकली, अब देखिए सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीरिया में एक्चुअली ना क्या है कि प्रॉक्सी वॉर चल रही है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि आप खुद तो नहीं लड़ते हैं, आप अपने बंदों को लड़वाते हो आपस में, यानी कि आप किसी और को सपोर्ट करते हो, मैं किसी और को सपोर्ट करती हूँ, और आपस में उन दोनों को लड़वाओगे आप। तो उनकी जीत, अगर आपकी वाली पार्टी जीत गई तो आप जीत गए, मेरी वाली पार्टी जीत गई तो मैं जीत गई। तो इजराइल, तो बेसिकली ईरान, अब आपको पता है इजराइल का दुश्मन कौन है, मतलब इजराइल खुद का दुश्मन किसको मानता है? ईरान को। क्यों मानता है? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की काफी आशंकाएं हैं, नहीं है तो वो बनाने की इंटेंशन रखते हैं, ऐसा पूरा संसार को लगता है, वरना वियना टॉक्स जो हो रही हैं वो क्यों होती, न्यूक्लियर डील के बारे में, राइट? तो एक तो ये, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान देखिए, सीरिया में ईरान की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और जितना भी ईरान का खुद का प्रेजेंस है। अगर आपको ये भी पता होगा, ईरान का इराक में भी बहुत प्रेजेंस है। कैसे प्रेजेंस है? क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, और इराक में भी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो मेजोरिटी है वहाँ की सरकार में, कह रही हूँ मैं, वो शिया है। तो शिया इन्फ्लुएंस बना रहा है, इसीलिए ईरान और इराक आर बेसिकली बेस्ट फ्रेंड फुड ऑफ थिंग्स। अब सीरिया में क्या है, सीरिया में देर इज 4+1 का एक, आप कह सकते हैं कोनंड्रम है। 4+1 में क्या है बेसिकली, 4 क्या है? नंबर 1 इज रशिया, नंबर 2 इज ईरान, नंबर 3 इज इराक, एंड नंबर 4 इज सीरिया इटसेल्फ। तो ये चारों एक तरफ है। +1 क्या है? हिजबुल्ला, जो ग्रुप बेसिकली लेबनान जो है, लेबनान में एक मिलिटेंसी जो ग्रुप है, वो जिसको ईरान बैक करता है। तो ये सबका एक स्टैंड पॉइंट है, समझ रहे हैं आप? अब इजराइल क्या करता है सीरिया में? इजराइल बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स करवाता है, बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि ईरान की जितनी भी बैकिंग्स है, ईरान का जो भी कुछ है वहाँ पे, एम्बेसी, कुछ भी, कोई बिल्डिंग, कोई उनके ग्रुप्स, उनके गार्ड्स, कुछ भी उन पर अटैक करवाता रहता है। अब रशिया क्या है, रशिया सीरिया का एयर स्पेस कंट्रोल करता है, लेकिन रशिया ने अभी तक एकदम ब्लाइंड आइज की हुई है किसकी तरफ? ये जो एयर स्ट्राइक्स इजराइल करवाता रहता है ईरान के ऊपर। अभी तक तो आंखें बंद कर रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान को रिवॉर्ड किया जाएगा रशिया का साथ देने के लिए यूक्रेन की वॉर में, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के द्वारा डिलीवर किए गए जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने डिप्लॉय किए हैं वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए इजराइल इज वेरी वेरी अफ्रेड वाई? बिकॉज ईरान को अगर अवॉर्ड किया जाएगा तो उनकी जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी रशिया ही, यहाँ होने नहीं देगी, और ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इजराइल का हमने थोड़ा सा देख लिया। अब इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, मैं आपको ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि इजराइल में इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे दोबारा जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो वहाँ के पीएम है वो दोबारा वापस आ गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो फ्रेंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ठीक है। तो इजराइल के इलेक्शंस की वजह से, इजराइल का रशिया पे स्टैंड की वजह से, इजराइल तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजराइल पे अच्छे से डिस्कस कीजिए। अब इजराइल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे डिफेंस रिलेशंस पे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है गिवन द फैक्ट यूक्रेनियन वॉर इज देयर, तो हम रशिया पे अपनी डिफेंस जो रिलायंस है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे इजराइल जैसी कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेके, या फिर फ्रांस से। तो इजराइल पे कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा डिफेंस का रिश्ता है क्या। तो हमारा डिफेंस वाला जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग है कि देखिए, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, फ्रॉम UAVs टू रिफ्यूलर्स, हाउ इजराइल इज हेल्पिंग इंडिया कीप एन आई ऑन LAC स्टैंड ऑफ में इंडिया और चाइना एंगेज्ड हैं 2020 के गलवान क्लैश के टाइम से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एवी ब्लेजर
एवी ब्लेजर देखिए कौन है, वी विल डिस्कस इन अ मिनट, बट इन्होंने अकम्पनी किया है इंडियन ट्रूप्स को हमारी बैटल रेडीनेस चेक करने के लिए कि कैसे मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, उसमें परफॉर्म, अगर हम सच में कोई इस तरह की आपत्ति आ जाए तो प्रॉपरली हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, उसकी रेडीनेस चेक करने के लिए ही हैज़ वो बहुत बार बैठे हैं टेबल पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करने के लिए हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को। उन्होंने एड्रेस किया है चीफ मिनिस्टर्स किसके, इंडिया के 5 स्टेट्स के, ताकि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं या ड्रोन्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उनको बेसिकली अगर इंटेलिजेंस गैदर करना हो अबाउट नक्सल्स, अबाउट दीज वायलेंट एक्टिविटीज। और उन्होंने एक बार आंध्र प्रदेश पुलिस को भी अकम्पनी किया है, ज्वाइन किया है उनके एक मिशन में। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का किस तरह का सहयोग है हमारे ना ही सिर्फ डिफेंस में, वैसे मेडिकल में भी बहुत है। आपको पता होगा कोविड के टाइम पे इजराइल ने कैसे अपनी टीम भेजी थी, सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स चेक करने के लिए, कितना सारा इक्विपमेंट उन्होंने भेजा भी था। तो इजराइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेशन फॉर अस। एग्रीकल्चर में भी आपको पता है इजराइल की किस तरह से प्रेजेंस है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि ड्रिप इरीगेशन कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारा वहाँ पे सैंड है ना, इतना ज़्यादा पानी तो है ही नहीं, तो वो लोग ड्रिप इरीगेशन करते हैं। तो इजराइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट। तो अगर हम बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट है कि गलवान इंसिडेंट जो 2020 से हुआ है, तब से वो हमें हेल्प कर रहे हैं साइनो इंडियन बाउंड्री पे वॉच रखने की, उसको सर्वे करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रशिया पे तो दे आर साइलेंट, तो इन वे आप समझ सकते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन चाइना के ये खिलाफ है, खिलाफ ही कह सकते हैं आप, इसीलिए तो इंडिया का साथ दे रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स। दीज डेज एवी ब्लेजर, कौन है ये, Vice President of Marketing for India at Israel Aerospace Industry, says he is working closely with the Indian Army and Indian Air Force to tailor solutions। मतलब जो भी हमारी टेलर क्या होता है, टेलर मेड चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारी कुछ नीड्स हैं, हमें ये एयरक्राफ्ट चाहिए पर हमारी नीड्स थोड़ी स्पेसिफिक है, उसको थोड़ा सा टेलर कर दीजिए हमारी नीड्स के मुताबिक, ठीक है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर थिंकिंग ऑफ इंड्यूसिंग अपना हेरॉन MK2। ये हेरॉन MK2 क्या है, बेसिकली इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट। If I just read it further, आपको पता है कि ये भी एक UAV है हेरॉन। आपको कुछ कुछ तो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जो हम बेसिकली इसराइल से लेते हैं, ठीक है। तो हेरॉन MK2 आप लिखिए, जो एक UAV है विच कैन फ्लाई एट द हाइट ऑफ 35,000 फीट, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ओके। जिसको बेसिकली अभी डिप्लॉय भी किया गया है ले में, ओके। इट कैन work in bad weather and fly for 45 hours। फिर उसके बाद लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी ने लीज पे लिया था हेरॉन TPs को। ये क्या है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, जिसे हम मेल UAS कहते हैं। ऑल वेदर कंडीशंस में ये भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और आर्म्ड ड्रोन्स आएंगे, ठीक है, दे कैन बी आर्म्ड एज वेल। तो द रिलेशनशिप, अब इन्होंने कहा है रिलेशनशिप 1991 में, आपको पता है कि हमारा 30 साल पुराना रिश्ता है, 1991 के करीब ही हमारा फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले बातचीत तो थी, ये बस कहने की बातें हैं, हमने ओपनली रिश्ता अपना तब एक्सेप्ट किया था, वी वर इनटू टॉक्स विद देम इवन बिफोर दैट, बिकॉज पैलेस्टीनियन इशू और इंडिया, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। आई वुड नॉट गो इनटू द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट, ओके। सो बट आवर डिफेंस रिलेशनशिप हैज़ ऑल्सो इवॉल्व ओवर टाइम, क्योंकि हम एक इम्पोर्टर, इन्होंने काफ़ी तारीफ की है कि ना ही सिर्फ एक समय पे हम सिर्फ इम्पोर्टर हुआ करते थे इजरायली टेक और इक्विपमेंट के, पर आज हम जॉइंट वेंचर्स में वी आर मेकिंग इन इंडिया, और ऑफ कोर्स मतलब वी आर मेकिंग फॉर द ग्लोब ऑल्सो नाउ, ओके। तो आई होप वी डिस्कस्ड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू, ओके। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा हमने कुछ ही समय पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, एडिटोरियल या आर्टिकल कुछ ऐसा डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन में वॉर चल रही है, विच इज़ यूरोप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, राइट। तो यूरोप में एक वॉर चलने के बावजूद कैसे ना ही सिर्फ US इंडो पैसिफिक पे फोकस्ड है, बल्कि वो प्रेरित कर रहा है नेटो को, अपने बाकी यूरोपियन मेंबर्स को भी इंडो पैसिफिक पे कंसर्न। अगर वो प्रेरित ना भी करता, इंडो पैसिफिक इज द न्यू थिएटर। तो यूरोप अपनी इतनी विसिनिटी में वॉर चलने के बाद भी इंडो पैसिफिक से ध्यान नहीं हटा रहा, और उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ फोकस्ड है। उसका एग्जाम्पल आज हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये सिर्फ इंडो UK टाइज के बारे में भी हो सकता था, लेकिन जो ऋषि सोनक है बेसिकली,
उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इंडिया से जो रिश्ता है वो हम इंडो पैसिफिक के टर्म्स में देखते हैं, तो ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूके एंड इंडिया टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज इन 2023 सेज डाउनिंग स्ट्रीट। अब देखिए डाउनिंग स्ट्रीट मतलब जहाँ पे उनका बेसिकली पार्लियामेंट है, ठीक है, जहाँ पे ऋषि सुनक अब एज प्राइम मिनिस्टर रहते होंगे, वैसे ही हम दिल्ली कहते हैं क्योंकि हमारा पार्लियामेंट दिल्ली में है, तो इसीलिए, ठीक है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अनाउंस करेंगे एक नई पार्टनरशिप विद इंडिया ऑन वेंसडे, कहाँ पे, G20, मतलब ये G20 समिट इन बाली, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली होगा क्या, आई वुड जस्ट रीड इट। इस स्कीम के तहत यूके ऑफर करेगा एनुअली 3,000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस को जो 18 से 30 साल की उम्र के होंगे, कि आप बेसिकली यू कैन वर्क इन यूके फॉर अप टू 2 years, ठीक है। तो इसको कमेंस किया जाएगा 2023 से, और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा। देखिए अगर आप ऋषि सुनक को एज जो एक्सचेकर हुआ करते थे, ये जब बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है यहाँ पे इनके यूके के, उसी डेजिग्नेशन को एक्सचेकर कहते हैं। तो उस समय भी ये लोग कहते थे दैट, ये कहते थे ऋषि सुनक कि इंडिया इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस, और हमें बल्कि उनके देखना चाहिए कैसे वो स्टार्टअप्स में इतना ग्रो कर रहे हैं, तो हमें भी बेसिकली उनके यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही यहाँ पे आए, बिकॉज वी शुड एक्चुअली गो एंड लर्न फ्रॉम दोज यूनिकॉर्न्स, हाउ हैव दे मेड देयर बिजनेस इज सो स्ट्रॉन्ग एंड बिग। तो ये कुछ कुछ चीज़ें उनके हम उस एक्सटेकरशिप के टाइम से ही देख रहे हैं, ठीक है। तो और काफ़ी ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट इट। अगर आपको याद होगा कैसे कोविड पैंडेमिक इन्होंने संभाला, एंड ये प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बने हैं क्योंकि इनको लोग उनकी इस एक्यूमेंशिप के लिए जानते हैं जो उन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे दिखाई थी, ठीक है। तो बेसिकली अब रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा, यानी कि वो भी यहाँ पे आएंगे, यूके के बच्चे भी डिग्री होल्डिंग जो होंगे, ठीक है। तो आई एम प्लीज दैट, अब देखिए जैसे इन्होंने बोला है कि हम किस तरह का रिश्ता शेयर करते हैं, ओके, दैट ऑफ कोर्स कल्चरल टाइज हैं, हिस्टोरिक टाइज हैं। अब इन्होंने साथ में बोला है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि इंडिया के बच्चे यहाँ आएंगे, स्टूडेंट्स वुड कम हियर एंड एक्सपीरियंस द लाइफ दैट यूके हैज़ टू ऑफर एंड वाइस वर्सा। India of course has a life to offer too, and UK people would come here and experience that. The UK has more links. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझने की कोशिश करिए कि हर इंसान अब इंडिया को कैसे पिच करने लगा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता तो यूके का ही है ना इंडिया के साथ। पूरे यूरोप में सबसे अच्छा रिश्ता किसका है? ऑफ कोर्स यूके का, क्योंकि ये हमारे मास्टर्स रहे थे सो कॉल्ड एक टाइम पे। और कुछ भी कह लीजिए, हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, बुरे हैं अच्छे हैं कुछ भी आप उसको, मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए तो बुरे ही थे पर हैं, ठीक है। तो देन इन्होंने कहा है कि किसी भी इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी कंट्री के अलावा इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। विद इंडियंस कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स in the UK and Indian investment in the UK supporting 95,000 jobs in the country. Of course, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप देखें बहुत सारे, आप यहाँ पे जो टाटा के ब्रांड्स देखते हैं वो वहाँ पे भी हैं, बहुत सारे लुई फिलिप वगैरह अगर आप देखते हैं तो ये सारे वहाँ पे भी हैं। लूला ऑफर्स टू होस्ट 2025 UN climate talks in Brazil's Amazon forest. Now this is very I would say this is very important. Why? Because आपको पता है जो इनके प्रीडेसेसर थे, जेयर बोल्सोनारो, जो एक राइट विंग लीडर थे और जिन्होंने अमेजन फॉरेस्ट में, जिन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, उनमें कितनी भारी भरकम आग लगने दी थी, वो आग ब्रूस होती रही थी काफ़ी समय तक, इस वजह से उनको कितना क्रिटिसाइज किया गया था। और देखिए अगर आपको याद होगा तो उस बेसिकली 2019 में ब्राज़ील ने होस्ट करना था यूनाइटेड नेशंस के समिट को, ठीक है, एनवायरमेंट समिट को, बेसिकली कॉप को, ठीक है। तो लेकिन जेयर बोल्सोनारो बीइंग व्हाट ही वाज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं हम नहीं होस्ट करने वाले, वी आर एक्चुअली वी वांट अ कैपिटलिस्ट नेशंस एंड अगेंस्ट दिस एंड दैट ऑल दैट नॉनसेंस, ठीक है। तो अब लेकिन कम्स लूला द सिल्वा, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला है कि उनको ऑफ कोर्स COP27 पे जब गए उनको बहुत वार्म वेलकम मिला, क्योंकि जब शर्म एल शेख में वो गए, क्योंकि वो पहली इतने टाइम बाद दोबारा लूला का आना सेंटर स्टेज पे, और since he is a left wing leader and there's a lot to his credit. If you read Brazilian history you will find him a very exciting personality and someone who's actually done a lot for the people actually, ठीक है। तो ही प्लेज्ड कि हम रिकमिट करते हैं रेन फॉरेस्ट नेशन को टू टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस एंड ऑफर टू हेल्प टू होल्ड फ्यूचर UN क्लाइमेट टॉक्स। अब देखिए जैसे इन्होंने कहा, आई एम हेयर टू से टू ऑल ऑफ यू हियर दैट ब्राज़ील इज बैक इन द वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा
अच्छी, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कन्विंसिंग सी स्टेटमेंट लगी। अब देखिए ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप रियो द जेनेरो के अर्थ समिट पढ़ते हैं वो ब्राज़ील में ही हुआ था, राइट? 1990, क्योंकि 1992 के उसी समिट ने तो पूरा सेट किया स्टेज को इस सारी तरह की इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स, UNFCCC, ये कॉप मीटिंग, सब कुछ, ठीक है? तो इसीलिए ब्राज़ील एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। ब्राज़ील का खुद का UN क्लाइमेट टॉक से बाहर जाना, it was not something acceptable to the entire world. इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को देखें, पोलैंड सेज मिसाइल दैट हिट इट वाज यूक्रेनियन स्ट्रे। अब देखिए ऐसी यूक्रेन स्ट्रे इन द सेंस किसी को टारगेट नहीं कर रही थी, ऐसी बस छूट गई वो मिसाइल, ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक मिसाइल थी जिसने पोलैंड को हिट किया। देखिए अभी तक तो ये जो वॉर चल रही है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है, अगर वॉर हो भी रही है तो थोड़ा यूक्रेनियन टेरिटरी में हो रही है, ठीक है, जो मिसाइल स्ट्राइक्स वगैरह। अब एक मिसाइल ने स्ट्राइक कर दिया पोलैंड को। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं यूरोप में ना फैल जाए पूरे। पोलैंड एक और यूरोपियन नेशन है, तो लेकिन ऐसा नहीं था, डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये यूक्रेन की ही एक स्ट्रे मिसाइल थी। इट वॉज नॉट अ रशियन स्ट्राइक, ये नेटो को पता चला। सो ऑफ कोर्स इट ईज्ड down the global concern that the war in the Ukraine could spill across the border. तो यही हुआ, बट फैक्ट ये है। अब देखिए नेटो क्या कह रहा है। नेटो ने बोला कि ठीक है कि ये इसमें, लेकिन तब भी हम कीव को ब्लेम नहीं करेंगे, यूक्रेन को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वॉर स्टार्ट तो रशिया ने की ना फर्स्ट प्लेस में, तो फिर ठीक है, फिर ये सब कुछ यूक्रेन भी स्ट्रेट छूट गई तो छूट गई, क्या हो गया इसमें। तो इस तरह का आप सॉलिडारिटी देख सकते हैं नेटो नेशंस में। बाइडन सुनक discuss Indo-Pacific, Northern Ireland at G20 summit. I wouldn't discuss Northern Ireland here क्योंकि हम Brexit वगैरह के टाइम पे ही देख चुके हैं, एंड कुछ कॉन्क्रीट अगर इस पे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। इंडो पैसिफिक के बारे में हम देखना चाहते हैं कि देखिए एक तो ये एक अर्जेंट मीटिंग थी, क्योंकि पोलैंड पे जो अभी हमने मिसाइल स्ट्राइक देखी, वैसे इन्होंने मिस्टर शी जिनपिंग से मिलना था, ऋषि सोनक ने, किससे, अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से, लेकिन उसको फिर स्केड्यूलिंग इशूज आ गए क्योंकि मिस्टर बाइडन को बड़ा अर्जेंटली इनसे मिलना पड़ गया, क्योंकि इट इज़ अबाउट नेटो, है ना। तो इसीलिए कि पोलैंड में, बिकॉज द मिसाइल स्ट्राइक एक्चुअली किल्ड 2 people, इट वाज समथिंग वेरी कंसर्निंग, तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये हो गया, है ना। तो अब इन्होंने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस पे, बेसिकली स्ट्रेस किया जो लाइक माइंडेड अलाइज हैं उनका साथ में आना, ओके ये सब कुछ अथॉरिटेरियन रजीम्स के खिलाफ, एंड इंश्योरिंग कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे कैन ग्रो इन अ सस्टेनेबल वे, ठीक है। और साथ ही में देखिए इंडो पैसिफिक से अगर हम बात करें, यूएस और यूके क्या है इंडो पैसिफिक में, ऑकस, ऑफ कोर्स दिस शुड कम टू योर माइंड इमीडिएटली। द लीडर्स आल्सो अग्रीड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक, citing AUKUS, a security alliance between Australia, UK and US. ओके तो ये चीज़ है। साथ में मिस्टर सोनक ऑल्सो आउटलाइन ब्रिटेन्स इंडो पैसिफिक प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग द CPTPP ट्रेड ब्लॉक। द यूके इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ एक्सीडिंग टू द ट्रीटी। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये ट्रेड ब्लॉक होगा जिसमें यूएस का सेंटर होगा, जैसे BRI है उस तरह का कुछ होगा ये, ओके। तो अब इन्होंने देखिए चाइना के बारे में कुछ कहा है ऋषि सोनक ने। इन्होंने बोला कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो फंडामेंटली डिफरेंट है, मतलब उनकी वैल्यूज़ कुछ और है, हमारी वैल्यूज़ कुछ और है, विद एन अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ओके, इंटेंट ऑन रीशेपिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप का स्टैंड आपको लगेगा ज़्यादा, इतना तो यूएस अगेंस्ट नहीं बोलता चाइना के जितना ये लोग बोलते दिख जाएंगे आपको कभी कभी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UGC आस्क्स यूनिवर्सिटीज टू होल्ड लेक्चर्स ऑन लोकतंत्र ट्रेडिशंस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी GS1 के लिए, आप जो नवंबर 26 को जितनी भी तरह के इवेंट्स होंगे उसकी की जो चीज़ें हैं उसको नोट कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेमोक्रेसी वॉज नॉट अ ब्रिटिश इम्पोज्ड थिंग, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ wasn't really brought by our white men, but it was something which was inherent in our ancient tradition। तो आपको इस पे बड़े सारे पॉइंट, बुद्धिज्म तो आपको पता ही है, जो उनके संघ होते थे उसमें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वहाँ से आई है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, UGC ने बोला है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या है, यू होल्ड लेक्चर्स ऑन द थीम सच एज आइडियल किंग। इंडियन फिलोसफी में अगर आप पढ़ते हैं आइडियल किंग के बारे में, अगर आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो जो सम्राट है ना, उनके बारे में, या फिर हम कौटिल्य का देखते हैं जब चाणक्य, तो चाणक्य ने भी बात की थी चक्रवर्ती सम्राट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आइडियल किंग कौन होना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे में हो, खाप पंचायत के बारे में हम देखते हैं यहाँ क्या। UGC हैज़ प्रोवाइडेड 15 थीम्स। अच्छा 15 थीम्स दी गई हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इन पे लेक्चर्स होल्ड कर सकते हैं। पहला होगा आइडियल किंग, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए एक अच्छा नोबल अच्छा किंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य एज वेल एज भागवत गीता,
ठीक है। तो इंडियाज लोकतंत्र, सेल्फ गवर्नेंस, हड़प्पन्स एज द पायनियर आर्किटेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। ना दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी ऑल्सो वुड वांट टू नो कि हड़प्पन्स कैसे पायनियर थे डेमोक्रेटिक सिस्टम के पूरे संचार में। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसमें आएगा, अगर न्यूज़पेपर्स में अच्छे से कवर किया जाता है, आई वुड ऑल्सो वांट टू शेयर इट विद यू, वरना आप खुद से तो पढ़ेंगे ही। एंड खाप पंचायत जहाँ पे डेलिब्रेशन होती है, could you come together the gram people and the same caste people, and they discuss important issues and their democratic traditions. Bhakti, अब देखिए भक्ति tradition responsible for religious reforms, democracy as known to ancient Indian Buddhism, of course, institutions of the Sikhs, ट्राइबल ट्रेडिशन तो है डेमोक्रेटिक, है ना, तो वो आज भी असेंबली के वे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन एंशियंट एंड मिडीवियल तमिलनाडु। Okay, so these are some of the themes suggested. तो आप बस यही, these themes are based on a book brought out by Indian Council of Historical Research on India, the Mother of Democracy. This is a very, very fascinating topic. Okay, there are many indications that the ancient form of governance in India was democratic, contrary to the general belief that it was monarchical. यही देखिए, अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, भागवत गीता नहीं तो अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो यदुवंशी रीजन, यानी कि लॉर्ड कृष्णा जिनको बिलोंग करते, ही वॉजंट अ किंग, ही वॉज अ मेंबर ऑफ यदुवंशी काउंसिल। तो काउंसिल सिस्टम क्या होता है, उसमें सारे जो अपॉइंट किए, जैसे पंचायत होती है एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपॉइंट किया जाता है, फिर पंचायत के जो आपस में डिस्कस करते हैं, जो सिलेक्ट होके वहाँ पे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपको पता है। तो मोनार्की तो थी नहीं ना, वो राजा थोड़ा थे, बट इट इज़ बीइंग वाइडली बिलीव दैट ही वाज द किंग, बट ही वाज नॉट। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर उनके जो कुल को एक श्राप मिला था कि कोई भी किंग नहीं बन पाएगा कभी, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर इज मोर एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, न्यूमिस्मेटिक। ओके, दिस इज भक्ति ट्रेडिशन में भी आप देखिए, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ से बोलूँगी, एक तो हड़प्पा में कैसे डेमोक्रेसी थी, दूसरा कि भक्ति ट्रेडिशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम का कैसे फाउंडेशंस ले डाउन की गई थी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। अगर कुछ नवंबर 26 को आएगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेलवेज टू बिल्ड वॉल्स टू प्रिवेंट कैटल इंग्रेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो जो सीनिक ब्यूटीज़ अभी ट्रेन के बाहर आपको देखने के लिए मिलती हैं अपनी विंडोज से, वो शायद थोड़ा हैम्पर हो जाए, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ क्रूशल। क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा था वंदे भारत मिशन, जो इतना न्यू एज ट्रेन जिसे बोला गया, लेकिन क्या हुआ, एक कैटल जो क्रू था उसके साथ पूरा हिट कर लिया, और उनकी जो एयरक्राफ्ट लाइक नोज थी पूरी उसकी, वो भी टूट गई, और ऑफ कोर्स 1 or 2 काउज डाइड देयर, और बाकियों के बारे में रिपोर्ट नहीं बताई गई। फिर सरपंच लोगों पे डाला गया कि आप कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। पर थोड़ा तो रेलवेज को भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अपने पार्ट पे। तो अब देखिए, क्योंकि देयर हैव बीन, ये सिर्फ एक ही केस ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिसेंटली केसेस सामने आए हैं दैट कैटल के ऊपर चढ़ा दी गई है ट्रेन एंड इस तरह की चीज़ें। अब रेलवेज ने एक टारगेट सेट किया है कि वो 1000 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल्स बनाएंगे वो द नेक्स्ट 6 months इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज अक्रॉस इट्स नेटवर्क। सो ऑफ कोर्स दिस वाज अ मच नीडेड स्टेप. Supreme Court allows pension to 32 former women officers of IAF. Okay, let me just enlarge this screen a little. देखिए, ये तो बिल्कुल without even reading the content, I knew it at the first hand कि जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने ही दिया होगा, and I was right. तो उन्होंने बेसिकली, क्योंकि women issues पे he has been actually very very provocative about the women issues, और and treating them at the equal level. ऐसा नहीं है कि आप favoritism करें women का, ये तो और मतलब आप उनको sympathy के उसमें कुछ दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है, या फिर उनको एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी चीज़ में मिलना, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इक्वालिटी मतलब मेरिटोरियस लेवल पे जो हर चीज़ इक्वालिटी होती है, दैट इज़ व्हाट आई थिंक जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ स्टैंड्स फॉर। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ 32, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32, यस, कुछ 32 ऑफिसर्स थी, विमेन ऑफिसर्स। तो बेसिकली इनका क्या था कि इन्होंने 5 साल सर्व किया शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होती है उसमें, IAF की, ठीक है। तो उसमें सर्व किया, फिर लेकिन इनको ये था कि फिर परमानेंट कमीशन का उसके बाद आगे जैसे पॉलिसी उस समय पे होती थी वैसे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इनको क्या हुआ कि सक्सेसिव शॉर्ट सर्विस कमीशन में इनको 4-5 सालों का और मिल गया सक्सेशन। तो उस पर क्या हुआ, फिर परमानेंट कमीशन तक पहुंचने से पहले ही रिटायर हो गई, ठीक है।
रिटायरमेंट ऑफ कोर्स उनको लेनी पड़ी क्योंकि रिटायरमेंट होगी, लेकिन दे हैव बीन फाइटिंग फॉर परमानेंट कमीशन फ्रॉम लास्ट 12 years नाउ, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अब बात ये है, दे आर नॉट एलिजिबल। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी ये बोला कि आपका परमानेंट कमीशन तो अब आपको नहीं मिल सकती क्योंकि अब आप एलिजिबल ही नहीं है। रीइंस्टेटमेंट आपका फोर्स में दोबारा तो नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने 2009 में अपनी जॉब ये बेसिकली सर्विस से निकल गए, तो ये नहीं हो सकता। पर ऑफ कोर्स आपको पेंशन तो मिलेगी, पेंशन तो मिल ही सकती है ना। यही विमेन भी यही कह रही थी, ठीक है रीइंस्टेटमेंट नहीं हो सकता लेकिन हमें पेंशन तो मिल सकती है। अगर देखिए ये केस ये जीतते ही, क्योंकि परमानेंट कमीशन में अलाउ कर दिया गया है विमेन को अब, तो अगर ये एलिजिबल होते परमानेंट कमीशन, ऑफ कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात सारे थोड़े ना बन जाते हैं परमानेंट कमीशन में, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर ये एलिजिबल होते फिर सिलेक्ट भी हो जाते हैं और परमानेंट कमीशन में सर्व भी कर रहे होते, तो जब ये कंप्लीटली 20 साल पूरे करेंगे तो उसके बाद जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए वो मिलेगी अब, ठीक है। तो यही बेसिकली है। इफ आई जस्ट रीड इट क्विकली, the Supreme Court, in a significant order on Wednesday, ordered the Union government to grant pension to women officers who fought for 12 years to get reinstatement. ये reinstatement के लिए भी पिछले 12 साल से फाइट कर रहे थे, पर अब तो 2009 में छोड़े हुए, मतलब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो अब और साथ में परमानेंट कमीशन, ओके, तो परमानेंट कमीशन के लिए ये फाइट कर रहे थे और reinstatement दोबारा फोर्स में आने की तो वो तो नहीं हो पाएगी, पर इनको बेसिकली अब क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। द 32 ऑफिसर्स नाउ ओवर द एज लिमिट टू बी reinstated had urged the court to at least consider them for the pension. तो मेल कलीग्स को जितना मिलता है उसी बिल्कुल पार पे मिलेगा। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट द ओरिजिनल पॉलिसी, ये सब कुछ बिल्कुल वही है, इससे ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया और कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब बेसिकली अगर परमानेंट कमीशन में ही होते और फिर 20 साल पूरे होते उसके बाद से जितनी पेंशन मिलती तो उनको तब मिलनी शुरू होगी। इंडिया टेक्स पार्ट इन मॉस्को टॉक्स ऑन फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो मॉस्को फॉर्मेट क्या है आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली तालिबान जब नहीं आया था उससे पहले बड़ी सारी टॉक्स हुई थी सो कॉल्ड, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ही हुई थी, ठीक है। तो मॉस्को फॉर्मेट जो होती हैं, मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान, जो बेसिकली तालिबान टेक ओवर से पहले, अब आप सोचेंगे अब क्यों करवा रहे हो, तालिबान तो टेक ओवर हो ही गया, तो क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं और कैसे रीजनल पार्टीज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो इंडिया ने ज्वाइन किया इस लेटेस्ट मीटिंग को, ठीक है, जो वेंसडे को हुई बेसिकली रशियन कैपिटल में। The Moscow format, one of the several dialogue platforms in Afghanistan, which began before the, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो देखिए जब यूएसए ने टॉक्स की थी सो कॉल्ड तालिबान, उसमें पाकिस्तान था लेकिन इंडिया नहीं होता था, इंडिया टॉक्स में था ही नहीं। तो लेकिन मॉस्को देखिए, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी बहुत बारी एक स्लैप मारते हैं, जो डिप्लोमेटिकली बोल के, जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि आप मॉस्को क्यों फेवर कर रहे हैं, तो देखिए जब जो यूएस हमारे बिल्कुल नेबर में जब एक डिक्टेटरशिप थी, जब जनरल जो परवेज मुशर्रफ और फिर उसके बाद जियाउल हक, ये इतने सारे जो डिक्टेटर आए, जब आप उनको सपोर्ट कर रहे थे तो मॉस्को ही था जो हमें सप्लाई कर रहा था हमारी डिमांड की चीज़ें और हमारे साथ खड़ा था। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है। और आज आप कहते हो कि यू स्टैंड फॉर दिस एंड दैट ऑल दैट नॉनसेंस यू टॉक अबाउट, समहाउ हमारा सस्टेनेबल रिश्ता इसीलिए है आज भी। जब यूएसए ने हमारे को हर टॉक से बिल्कुल निकाल दिया, उस देश की टॉक से जहाँ का पार्लियामेंट तक इंडिया ने बनाया है, जहाँ के ब्रिजेस इंडिया ने बनाए हैं, जहाँ का ऑलमोस्ट कितनी सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स, वहाँ के वेंटिलेटर जो हमने किए किसने दिए, सब इंडिया ने किया है। इंडिया ने किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली अफगानिस्तान में काम किया है वो अफगानिस्तान के लोग भी जानते हैं, लेकिन आपने उनको वो टॉक से रिमूव कर दिया। लेकिन मॉस्को फॉर्मेट में भारत इंक्लूडेड था, तो दिस स्पीक्स हाईली ऑफ मॉस्को दिल्ली रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। ओके, तो इस मीटिंग में बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स डिस्कस्ड वेरियस इशूज रिलेटेड टू अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द करंट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, किस तरह की है। हमने अभी रिसेंटली देखा था कि तालिबान में अब जुडिशरी कैसे चलेगी, कि वही जो प्रॉपर बहुत 12th सेंचुरी वाला जो लॉ है वैसे लगाया जाएगा कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे, और अगर आप किसी तरह का क्राइम करेंगे तो पूरी भरी सभा में आपके हाथ पीछे बांध के एक पिलर के साथ और आप पे पत्थर मरवाए जाएंगे। तो बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे जो काफ़ी कंसर्निंग है। विमेन इशूज़ तो ऑफ कोर्स कंसर्निंग है ही, उनको एडुकेशन डिनाई कर देना और ये सब वगैरह,
ठीक है। और साथ ही में ऑफ कोर्स टेररिज्म का एक मामला तो है ही, कैसे आप अफगानिस्तान से इंश्योर तो करवाना है ही कि वो अपनी सॉइल को यूज़ ना होने दें किसी और कंट्री पे टेरर अटैक होने के लिए। तो ये सारी तरह की नेगोशिएशन विदाउट इम्पोजिंग, अब ऑफ कोर्स आप देखिए उनका रिलीजन और कल्चर अरेंजमेंट अलग है, यही इस मॉस्को फॉर्मेट का प्री रिक्विसाइट है। तो हम वो नहीं कह रहे कि आप हम थोप देंगे अपनी आपकी पब्लिक लाइफ पे, बट फैक्ट ये है कि स्टिल कहीं चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो गलत है वहाँ पे। यू डोंट वांट गर्ल्स इन एजुकेशन एंड लेबर फोर्स, दैट्स ऑफ कोर्स समथिंग वेरी कंसर्निंग। तो ये अभी देखिए इसका कुछ फुल रेड आउट नहीं आया है, जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल बी इंक्लूसिव एक्शन ओरिएंटेड, मिस्टर मोदी। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्स हमने टेक ओवर कर लिया है इंडोनेशिया से। वो इंक्लूसिव होगी, सबको साथ लेके चलेगी, एम्बिशियस होगी, हम टॉल क्लेम्स करते हैं, टॉल एम्स रखते हैं, डिसाइसिव होगी, डिसीजन मेकिंग में कोई डिले नहीं किया जाएगा, और जो बात लेंगे वो ऑफ कोर्स एक वाटरशेड मोमेंट भी होगा, एंड एक्शन ओरिएंटेड, वी वुड वॉक द टॉक जो हम बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मिस्टर मोदी ने बोली है, और हम होप के ऑफ कोर्स हम होपफुल हैं, बहुत सारी कंट्रीज हमारी बड़ी बड़ी सब साथ देंगी हमारी G20 में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, राइट। इंडिया इज टेकिंग चार्ज ऑफ द G20 एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज simultaneously grappling with geopolitical tensions, economic slowdown, rising food and energy prices, and the long-term ill effects of the pandemic. तो इसीलिए इंडिया की लीडरशिप को बहुत होप से सारी कंट्रीज भी देख रही है, ना ही सिर्फ हम होपफुल हैं बाकी लोगों के सपोर्ट के लिए, सब हमको भी ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम विमेन लेड डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि बेसिकली वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इंडिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म, इसीलिए हम बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि टूरिज्म को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। स्वदेश दर्शन 2.0 G20 में कैसे 200 मीटिंग्स होंगी इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, धर्मशाला डिक्लेरेशन पढ़िए, ये सारी चीज़ें जो तामिल और काशी विश्वनाथ का जो अभी संगमम चलेगा उसे लिखिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सोर्सेज सेड मिस्टर मोदी टॉक्स विद विडोडो फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आप इंडोनेशिया अभी प्रेसिडेंट है, उनसे जाते जाते उनसे भी तो कुछ बात करोगे। तो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, इंडोनेशिया से हम बहुत सारा पाम ऑयल लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है क्योंकि उनकी डोमेस्टिक शॉर्टेजेस भी हैं और ग्लोबल शॉर्टेजेस तो उनके बैन की वजह से हो गई। ओके, लेकिन बट अर्लियर दिस ईयर इंडोनेशिया रिमूव्ड अ बैन, ठीक है। उन्होंने पहले उनकी डोमेस्टिक शॉर्टेज थी, उन्होंने बैन एक्सपोर्ट्स पे लगा दी, लेकिन रिमूव कर दिया क्योंकि ग्लोबल फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी हो रही है, राइट। तो तेल नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा, ठीक है। एंड द इंडियन बैन ऑन वीट जो अभी लगा दिया गया है बेसिकली क्योंकि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। तो इसके बारे में भी इंडियन शुगर और इस पे जो है इसको कब देखते हैं हम बैन रिमूव किया जाता है। स्पीकिंग टू द मीडिया मिस्टर सोनक, अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज जैसे हम इनसे मिले तो FTA हमारा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया और UK के बीच में, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है हम कमिटेड हैं FTA पे, हम इसको कंक्लूड करेंगे, पर बात है कि हम क्वालिटी चाहते हैं, ये नहीं कि रश में हम एक घटिया सा FTA साइन कर लें जो किसी के लिए भी सही ना हो। तो ये हुआ ऋषि सोनक के साथ। अगर हम बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मिस्टर मोदी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है उनसे मिले, तो ये इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वो एक फैसिस्ट उनको कहा जा रहा है कि डिसेंडेंट है और ये सारी बातें। तो इन्होंने बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे एनर्जी, डिफेंस, कल्चर, बूस्टिंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड द इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये कहा गया। अगर जर्मनी की से बात करें तो ग्रीन पार्टनरशिप, जर्मनी तो थोड़ा बिलीव भी करता है ग्रीन पार्टनरशिप में बिकॉज इट्स दी ओनली कंट्री जो तैयार है एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद कि हम क्लाइमेट फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। मिस्टर मोदी टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने बोला कि डिफेंस पार्टनरशिप ऑफ कोर्स हम कितने सारे इनसे अब रफेल वगैरह ये सब कुछ ले रहे हैं, तो ये सब कुछ ऑलराइट। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेट सिंगापुर काउंटर पार्ट आसियान इंडिया पार्टनरशिप के बारे में बात करी। इंडिया डिप्लॉयज न्यू डॉक्स अपग्रेड स्पीड बोट्स फॉर पैंगोंग सो पेट्रोल। तो बेसिकली इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है न्यू लैंडिंग डॉक्स को और स्पीड बोट्स को पेट्रोल करने के लिए, आसपास सर्वे करने के लिए जो डेली बट पेट्रोलिंग होती है पैंगोंग सो लेक के पास, क्योंकि चाइनीज डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ओके, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में। Let's move on to another article. Supreme Court orders trial of key accused as an adult in Kathua gang rape case. इसमें देखिए कुछ मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत खास इसमें कुछ आपके लिए जानना नहीं है, पर मैटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली चीज़ों को ऐसे कह रहा है कि डीले मत कीजिए,
है ना, क्योंकि कॉमन मैन का जो फेथ है ना वो शैकल हो जाता है जब आप केसेस को डीले करते हैं बेफिजूल की बातों पे। अब कथुआ जो गैंग रेप केस था जिसमें एक छोटी सी बच्ची का 8 साल की बच्ची का जिसमें आपने रेप किया 2018 में, और फिर आप एक उसमें जो की अक्यूज है शुभम संग्रा, उनको आप बस इस चीज को कह के, और वो केस से बचना ही सिर्फ एस्केप ही करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लॉयर्स, उनको ये प्रूव करके कि वो माइनर है, माइनर की तरह ट्रीट करो। नहीं भाई, उनको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिखा रहे हो जो उनके स्कूल में यूज हो रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ भी यूज हो रहे हैं, कि वो 18 साल से कम के हैं, नहीं, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी एज जो है इट इज अबव 19 ईयर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम, मतलब 2018 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए हो आपने, इसको अपने पास रखो। और इस तरह का जो हाई कोर्ट भी फंस गया इनके ट्रैप में कि एज के बेसिस पे कुछ कंसेशन मिल जाएगा, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस है, ये कुछ भी इतना हीनियस क्राइम, उसको डेफिनेटली आप लूजली नहीं डील कर सकते। At COP27, India and 3 others opposed carbon border tax. Now this is very important, बहुत बहुत important. In fact, carbon border tax देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हम देख रहे हैं। जो यूरोपियन यूनियन है सो कॉल्ड, वो उन्होंने जब इससे पहले इटली में हुई थी ना G20 का जो समिट हुआ था इंडोनेशिया से पहले, तब भी उन्होंने 2021 में भी प्रपोज किया था। उन्होंने प्रपोज किया है कि हम लाएंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब कार्बन बॉर्डर टैक्स से क्या होगा बेसिकली, I will just read it. With the 27th edition of the Conference of Parties in Sharm el Sheikh nearing its final stages and efforts being ramped up to arrive at a conclusive agreement, a consortium of countries, including India, jointly said on Wednesday that carbon border taxes, which could result in the market distortion and aggravate the trust deficit among parties, must be avoided. The European Union has proposed a policy called the Carbon Border Adjustment Mechanism to tax. अब देखिए इनका ये कहना है, इससे क्या होगा बेसिकली, अब ये जो डेवलप्ड नेशंस है ना, ये तो इतना डेवलप कर चुके हैं, तो अब इनके पास बड़ा टाइम है, अब इनको इससे ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अब आपके पास बड़ा टाइम है, आप आराम से क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। डेवलप तो हो गए हो, आप कब से हो रहे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है आपका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बड़ी सारी जो डोमेस्टिक इनकी कंपनीज हैं जो सीमेंट बनाती हैं या फिर जो स्टील बनाती हैं, जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेविली टैक्स करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली सिन गुड्स कह देते हैं इनको, एक तरीके से आप कह सकते हो, या कह सकते हो कुछ भी। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि 2026 से हम क्या करेंगे, अब अगर कोई कंट्री हमें एक्सपोर्ट करती है, यानी कि जिन कंट्री से हम इस तरह के जो एक्सट्रीमली कार्बन एमिशन वाले जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम उन पे इंपोर्ट ड्यूटी भी उतनी लगाएंगे जितनी अपने यहाँ की कंट्री के लोगों पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कंसर्निंग है, क्योंकि जो बेसिक कंट्रीज हैं जिसमें बेसिकली ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना आती है, ये देखिए हम डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, और हम सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है कोल पे। ओके, तो हमने कंसर्न कॉमनली रेज किया है साथ में आके। देखिए वही जो मैंने आपको बताया था कि चाइना और इंडिया इन्वायरमेंट के इशू पे एकदम सेम है, आइडेंटिकल, सिमिलर भी नहीं कहूँगी मैं। ठीक है, तो इन्होंने कॉमन कंसर्न्स रेज किए कि देखिए हम एक तो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, हम कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कोई लाभार्थी नहीं थे, तो वी हैव राइट टू यूज फॉसिल फ्यूल्स ड्यूरिंग आवर ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2 इज द फैक्ट के, हाँ अब देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर क्या है, यूरोपियन यूनियन। हम बड़े सारे सीमेंट और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें उनको भेजते हैं, तो फिर ये इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी जब आप लगाओगे हमारे प्रोडक्ट्स पे, तो हमारे क्या गुड्स जो होंगे वो लेस कंपेटिटिव नहीं बन जाएंगे, तो हमारी मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट्स कम होंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो और फिर ये तो होगा ही होगा, साथ में ये किसके अगेंस्ट आता है, अगर आपको पता होगा कि एक पॉलिसी ऑलरेडी जो लाए करती है, वो ये कहती है, इफ़ यू नो रियो डिक्लेरेशन ऑफ बेसिकली 1992 ओनली, रियो डिक्लेरेशन क्या कहती है कि बेसिकली क्या है कि आप ना जो स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज अपने पे आप लगा रहे हो ना, यू आर डेवलप्ड, यू हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, उस तरह के सेम स्टैंडर्ड्स आप डेवलपिंग कंट्रीज पे नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर डिफरेंशिएटेड। तो ये चीज़ बेसिकली इसके रियो डिक्लेरेशन के भी खिलाफ जाती है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो देयर स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड अ ग्रेव कंसर्न दैट डेवलप्ड कंट्रीज वर नॉट शोइंग, ऑफ कोर्स आप ये लीडरशिप दिखा
दिखा रहे हो, बल्कि आपसे तो क्लाइमेट फाइनेंस की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, आपसे और तरीकों की, बल्कि आप हमें पीनलाइज कर रहे हो। और आप वैसे आपकी सो कॉल्ड यूके जैसी कंट्रीज कहाँ पे क्या कह रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के हम चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज सस्टेनेबल वे में ग्रो करे, कैसे आप करने ही दोगे, है ना, क्योंकि आप कोई लीडरशिप तो दिखा नहीं रहे। तो ये चीज़, और जितने एफर्ट्स इंडिया और चाइना इन्वायरमेंट के मामले में लगा रही हैं उतनी डेवलप्ड नेशंस भी नहीं लगा रहे, ठीक है। अब देखिए ये देख लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ट्रम्प टू रन फॉर द व्हाइट हाउस फॉर थर्ड टाइम। अब तक तो आपने देख लिया होगा, इनके तो शॉर्ट्स ही इतने सारे वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20। तो क्या है, G20 लीडर्स ने बोला है वेंसडे को कि इट इज़ एसेंशियल टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। अब हमने ये चीज़ इंडियन एक्सप्रेस में, वही कल की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको एक प्रॉपर पुश नहीं मिला, बट नेवरदलेस उसमें मैंने आपको ये बताया था बहुत डिटेल में। अभी तो आप हर चीज़ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो मिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दी थी SCO की समरकंड समिट पे, जो उज़्बेकिस्तान में हुई थी, तो मिस्टर मोदी ने अपने काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट को बोला था दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर। अब ये जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनी थी ना, जो G20 की कोई जॉइंट डिक्लेरेशन तो साइन होगी सारे लीडर्स की, तो उसमें एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी है जो मिस्टर मोदी ने बोली थी। तो आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज क्या है, बेसिकली इंडिया, है ना। तो उन्होंने बस यही बोला है कि दिस मल्टीलैटरल सिस्टम पे हम बेसिकली क्या करेंगे, एज टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। Okay, so it mimics our Prime Minister's statement. In a joint declaration brought out at the end of G20 summit in Bali, Indonesia, the member states said the Ukraine war was causing economic difficulties and insecurity worldwide, and the threat of using nuclear weapons was inadmissible. The declaration revealed that not all member states condemned the Russian action against Ukraine. Most members strongly condemned the war and stressed it, क्योंकि सबने नहीं किया, भारत ने भी तो नहीं किया, stressed it is causing immense human suffering and exacerbating existing fragilities in the global economy, constraining growth, increasing inflation, disrupting supply chains, heightening energy and food security, and elevating फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ये तो थोड़ा वैसे कंसर्न, मतलब ये तो ऐसा भी हो गया क्योंकि G20 के लीडर हम ही नेक्स्ट बन रहे हैं, तो G20 की जॉइंट डिक्लेरेशन G20 के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के हेड से ही हम ले लेते हैं। सो इवन दैट वे इट इज़ जस्टिफाइड। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।